हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू करते हैं जिसका नाम आएगा क्लास 10th मैथमेटिक्स सैंपल पेपर मिड एग्जाम 2024-2025 का। ठीक है, आपको मैं प्रीवियस ईयर का जो सैंपल पेपर आएगा उसको मैं सोल्यूशन कराना था। ये वाला जो हमारा वीडियो का पार्ट आएगा, वीडियो का पार्ट पांचवा पार्ट आएगा। ठीक है, जिसके अंदर आपसे स्टूडेंट का लास्ट के कुछ 3 या 4 क्वेश्चन बच गए थे। ठीक है, तो उसी को मैं कराने जा रहा हूँ इसकी इस वाली वीडियो के अंदर में। ठीक है, ये वाले भी आपको जो मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, ठीक है, जो ये क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका प्रीवियस ईयर का आएगा, 2024-2025 का आएगा। उसके हर एक क्वेश्चन को करना आपके लिए बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप ये हर एक क्वेश्चन को आप बहुत बड़े तरीके से कर लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम के अंदर में 80 में से 80 मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ये रहा सैंपल पेपर आएगा, ये क्वेश्चन पेपर आपका आएगा 2024-2025 का आएगा। ठीक है, उसके हर एक क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ जिससे कि आपके एग्जाम के अंदर में 80 में से आपके 80 मार्क्स पूरे आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 80 में से पूरे 80 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इसलिए आपके लिए मैं आपका हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करा रहा हूँ। इसलिए इस वाले वीडियो को आपसे शुरू से अंत तक पूरा देखना बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ 80 में से 80 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, तो 80 में से 80 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। ये वाला वीडियो हमारे वीडियो का पांचवा पार्ट आएगा। फोर्थ पार्ट हमने करा दिएगा। फोर्थ पार्ट का वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर के जरूर देख लेना। ठीक है, हमारे लास्ट के कुछ ही हमारे जो बच गए थे, 2 3 4 क्वेश्चन बच गए थे, इसको कंप्लीट करेंगे हम। तो फटाफट से कंप्लीट करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो बच गया था हमारा ये रहा 34 का, जो हमारा अथवा वाला था हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा दिया था। इसके नीचे वाला जो अथवा से हमारे को क्वेश्चन को हमारे को स्टार्ट करना था। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ से है। आपको हर एक क्वेश्चन इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको हर कोई समझाते होंगे, मगर मेरे समझाने का तरीका जो है स्टेप बाय स्टेप है और आपके दिमाग में सीधे बैठ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, तो अपना क्लास में पूरा फोकस होके रहना। समझाने की गारंटी समझा मैं दूंगा, समझाने की गारंटी मेरी है, बस फोकस होके रहना। ठीक है, दर्शाइए कि बिंदु डैश एक दो, ठीक है, बी सी डी, ठीक है, एक वर्ग के हैं, शीर्षक है, शीर्ष है, और वर्गों के, ठीक है, वर्गों के विकर्णों के मध्य बिंदु भी ज्ञात करना है हमारे को। ठीक है, अब आप सब लोग देख रहे होंगे कि हमारे को दर्शाना है कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग की क्या है, शीर्ष है। ठीक है, वर्ग क्या शीर्ष का मतलब क्या है, वर्ग के कोने सब है। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। ठीक है, ये सब है। तो हमारे को अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो आपका वर्ग का गुणधर्म पता होगा, प्रॉपर्टी आपको पता होगा, तो आपको पता होगा कि वर्ग की सारे सारे भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सारे सारे भुजाएं बराबर होते हैं, मतलब कि यहाँ पर मान के चलो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर ही आपका होगा। ठीक है, यहाँ पर तो आप लोग देख रहे होंगे निर्देशांक के आगे आपके अलग अलग है भाई। तो आपको ये आप लोग देखने से पता चलो ये तो वर्ग है ही नहीं भाई। आप लोग ये सोच रहे होगे ये तो वर्ग है ही नहीं, मगर ये वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग है। ठीक है, ये कैसे है आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अब वर्गों के दूसरा हमारे को बताना है वर्गों के विकर्णों के मध्य। वर्गों के विकर्ण मतलब कि जैसे ये होता है विकर्ण, पीछे जो रेखाएं होती है इसको हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। उसका मध्य बिंदु जहां पे वो काटेंगे ना, तो उसका हमारे को मध्य बिंदु बताना है। ठीक है, बीच वाला पॉइंट ये बताना है। तो बस करते हैं। बड़ा कर दिया जाए, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाए बढ़िया तरीके से दे। ठीक है, तो ये वर्ग हैगा, मैंने एक इस प्रकार से फिगर बना लिया हैगा। ठीक है, अब देखो, अब हम दोनों विकर्णों, जैसे कि हमारा एसी हो गया, विकर्ण किसे कहते हैं, तिरछी रेखाएं को हम कहते हैं। ठीक है, विकर्ण एसी और बीडी के बीच की दूरी निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, एसी, एसी यहां से लेकर के यहां तक, और यहां से लेकर के यहां तक की हम बीच की क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। ठीक है भाई, दूरी निकालेंगे। चलो दूरी निकालते हैं। तो पहले विकर्ण के बीच की दूरी, हम दूरी क्यों निकालने आएंगे। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं मैं कैसे सिद्ध करने वाला हूं कि ये वर्ग कैसे है। देखो, मैं इस प्रकार से हमारा जो विकर्ण निकालेंगे एसी और बीडी निकालेंगे। ठीक है, आपको इसको निकालने के ना दो तरीके हैं। ठीक है, उसको निकालने के दो तरीके हैं। तो आपको जो मैं शॉर्टेस्ट तरीका, जो सबसे ज्यादा क्या आएगा शॉर्ट तरीका है ना, उससे आपको मैं आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा लिखना ना पड़े और आसानी से आपके आंसर आ जाए। ठीक है, तो शॉर्ट तरीका ये है मेरे वाला तरीका। ठीक है, तो एसी और बीडी का हम क्या निकालेंगे, बीच की दूरी निकाल देंगे। ठीक है, एसी और बीडी की जो दूरी है ना, सेम टू सेम दूरी आएगी। ठीक है, ये इस वाली दूरी से आपका क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा कि देखो, क्योंकि जो अपने क्या होता है ना, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, ये सेम रहती है कि, इसलिए इससे हमारे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या आएगा, ए बी सी डी जो वो हमारे शीर्ष हैंगे वह आपके क्या आएंगे, वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं सिद्ध करने वाला हूँ। तो एक सेकंड रुकेंगे जरा। मेरा जो पीसी का जो आएगा, लैपटॉप का बैटरी थोड़ा सा लो हो गया है, उसको फटाफट से मैं चार्ज में लगाता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। एक सेकंड रुकना बस।
ठीक, शुरू करते हैं। तो शुरू किया जाए, शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये रहा, तो इस प्रकार से मैं इसको सिद्ध करने वाला हूँ, ठीक है। तो बस फिर जाके विकर्णों के बीच के जो अपना मध्य बिंदु है, फिर जाके हम मध्य बिंदु वाला लगा देंगे, ठीक है। तो पहले हम विकर्ण निकालते हैं एसी, ठीक है। एसी के बीच की हम दूरी निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए कि दूरी सूत्र क्या होता है, अंडरूट, ठीक है। अंडरूट हो गया, ठीक है। अंडरूट में आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। बस अब x1 y1 है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। x1 क्या होता है, y1 क्या होता है, ये वाला आपका क्या होता है, x1 होता है। ये आपका ये वाला आपका y1 होता है, ये वाला जो है तीन जो आपका होगा x2 है, और 8 के आपका y2 है, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए। बस हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। इसको तीन में से एक गया चार, तीन में से एक गया दो बचेगा, ठीक है। तीन में से एक गया क्या बचेगा हमारा, ठीक है। ये मैंने आपको बता भी दिया कि x1 y1 क्या आएगा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको करके भी दिखा दिया है, ठीक है। तीन में से क्या क्या हमारा दो बचेगा, यहाँ पे आठ में से दो गया हमारा कितना बचेगा, छह बचेगा, ठीक है। दो का स्क्वायर करेंगे चार, और तीन का छह का स्क्वायर करेंगे हमारे कितना आ गया, 36 आ गया। यहाँ पे बान रूट में क्या आया हमारा, 40 आया, ठीक है। 40 का क्या करोगे, हमें आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो 40 का कोई भी अंडरूट होता ही नहीं है। अगर 36 होता तो 36 का अंडरूट पता है हमारे को क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो इसका 40 का तो है ही नहीं, तो उसको हमारे को एलसीएम निकालना पड़ेगा। जिसका जोड़ा बन जाएगा वह बाहर लिखा जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो उसको अंदर में लिखेंगे। तो दो अंडरूट 10 इसका एसी आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट वाला हमारे को निकालना हैगा, अगला विकर्ण निकालना है, बी और डी हम निकालेंगे। अब दूसरे विकर्ण के बीच की दूरी जैसे कि हमारा बी और डी, ठीक है। अब हम कुछ नहीं कर रहेंगे, डायरेक्ट ये रहा हमारा फॉर्मूला हैगा। फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दिए, x1 y1, ठीक है। x1 y1 x2 y2 मैंने उसको कहते हैं कि वो मैंने आपको बता दिया था। फॉर्मूले में पुट करा, यहाँ पे करेंगे इसको, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब कि दोनों संख्या क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। मगर साइन मतलब माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस का 6 होगा, ठीक है। माइनस का 6, और माइनस का जब हम 6 को स्क्वायर करेंगे ना, ठीक है, जब भी हम जो स्क्वायर करते आएंगे, ठीक है, तो स्क्वायर करने पे जो माइनस का साइन क्या होता है, हट जाता है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो 36 होगा, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे हमारा दो बचेगा, दो का स्क्वायर क्या होगा, चार, 40 आ गया फिर से हमारा। तो ये बचे होगा हमारा क्या होगा, बीडी हमारा क्या आ गया, 2 10 आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि एसी और बीडी, ठीक है, एबीसीडी के वर्ग के क्या है, अपना विकर्ण है, और जिनकी दोनों की लंबाई क्या समान है, और वर्ग को समद्विभाजित क्या करेंगे, लंबाई भी समान है, ठीक है, दोनों की लंबाई भी समान है, और वर्ग को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि एसी हो गया या बीडी हो गया, वर्ग को क्या करते हैं, दो हिस्से में बांट देते हैं भाई। ये देखो जैसे कि ये एक वर्ग है, ठीक है, मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है, मैंने ए सी घींच दिया। तो ये वर्ग को दो हिस्से में बांट दिया ना भाई, दो हिस्से बराबर हिस्से में बांट दिया, बी और बी डी बात करते हैं, दो हिस्से में बांट दिया। क्या करते हैं, समुद्र विभाजित करते हैं, इसलिए क्या है, ए बी सी डी एक क्या है, एक वर्ग सिद्ध होता है। बस इतना लिख के हमारा कंप्लीट वर्ग हमने सिद्ध कर दिया। अब हमारे को क्या निकाला था, बीच वाला मध्य बिंदु निकालना था। किसका मध्य बिंदु निकालना था हमारे को मध्य बिंदु, ये वाला मध्य बिंदु निकाला था, ए सी और बी डी का मध्य बिंदु निकालना था हमारे को। चलो निकालते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु निकालने का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला आपका, ये वाला होता है x1 प्लस में x2, और y1 प्लस में y2 बटे में क्या होता है आपका, दो रहता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारा क्या होता है, एसी, एसी का हम पहले विकर्ण एसी का मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक है। तो एसी का मध्य बिंदु में फॉर्मूला लगाए, हमारे क्या निकल के आएगा, हमारा 2 5 आ गया। अब हम दूसरे विकर्ण जो हमारा क्या है, बीडी है, उसका मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाते हैं, पुट करते हैं, ये रहा मध्य बिंदु फॉर्मूला। बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, एक्स की जगह पे x1 की जगह पे x1 आ गया, वाई x2 की जगह पे x2, y1 की जगह पे y1, और y2 की जगह पे y2 आ गया, ठीक है। सोल्व करा इसको हमने, सोल्व करके हम 2 5 आ गया, फिर से हमारा क्या आ गया, मतलब कि दोनों का जो है ना एसी हो गया या पीडी हो गया, दोनों का मध्य बिंदु क्या एक ही है, 2 5 ही है, ठीक है। तो अब और सिद्ध हो जाता है, हो सकता है, हो जाता जाता है कि एक त्रिभुज वर्ग आपका ए बी सी डी एक मध्य बिंदु क्या का मध्य बिंदु दोनों विकर्णों का ए सी और बी डी ही एक ही है, ठीक है। अब हमारे को और अभिकर्ण का मध्य बिंदु भी क्या आएगा, एक ही है, ठीक है। बस इतना लिखना आएगा यहाँ पर, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर लिख देना हमारा ऊपर में वर्ग हमने सिद्ध करे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एसी और बीडी का मध्य बिंदु क्या आपका, दोनों का सेम सेम ही है, तो इसलिए आपका दोनों का क्या आएगा, मतलब 2 5 ही है, क्योंकि सेम ही आएगा। पहली बात तो मध्य बिंदु क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि यह वर्ग है,
वर्ग का जो भी रहता है, वर्ग का मध्य बिंदु क्या रहता है, सेम ही आता है। तो आप इससे भी सिद्ध कर सकते हो कि वर्ग का मध्य बिंदु क्या आएगा, सेम ही है। इसलिए एबीसीडी हमारा क्या, एबीसीडी हमारा क्या है, वर्ग एक एक वर्ग है। बस इससे भी सिद्ध कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारा छोटा स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या था, आपको क्या करना था, दूसरा स्टेप भी बता देता हूँ, शायद आपको ये वाला तो बहुत कठिन लग रहा होगा। ठीक है, तो कठिन वैसे नहीं लगना चाहिए, एकदम सो इजी वाला तरीका है। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका सुनो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करोगे, वर्ग सिद्ध करने के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्ग सिद्ध करने के लिए आपको दूरी सूत्र लगाना। क्या लगाना, दूरी सूत्र। आप क्या करना, पहले ए बी की दूरी ए बी की दूरी निकाल देना दूरी सूत्र से, फिर बीसी की, फिर सी डी की, फिर डी से ए की। ठीक है, तीनों की दूरी, चारों की दूरी निकालोगे ना तो एक ही नंबर आएगा भाई। कुछ भी आएगा, एक ही नंबर आएगा। मैंने निकाल के देख लिया था, कुछ भी आएगा एक ही आएगा। ठीक है, कुछ भी आएगा, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा अभी। तो सबकी दूरी क्या निकल के, आपका क्या है, सेम सेम निकल के आएगा। इससे आपका क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज आपका वर्ग क्या ए बी सी डी की एक क्या, एक वर्ग सिद्ध हो जाएगा आपका। फिर विकर्ण के बीच की दूरी, विकर्ण के मध्य बिंदु लगा देना, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले आपको 4 बार करना पड़ेगा, फिर जाकर के मध्य बिंदु के लिए आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 4 बार फॉर्मूला, यहाँ पर 2 बार फॉर्मूला। तो मैंने आपको समझाया, जो मेरा जो तरीका आएगा वहां पर सिर्फ 2 बार फॉर्मूला, और लास्ट में 2 बार फॉर्मूला, 4 बार फॉर्मूला। तो यहाँ पर 6 बार काम करना पड़ रहा है आपको, यहाँ पर 4 बार काम करना पड़ रहा है। तो उसी हिसाब से देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा 35 हमारा नहीं आएगा। ये जो हमारा 35 क्वेश्चन आएगा वृत्त वाला क्वेश्चन है। ये वाला चैप्टर हमारे एग्जाम के अंदर में आएगा नहीं, मिड टर्म एग्जाम के लिए, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 है। एक सेकंड रुकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आएगा, 36 है। तो ये रहा आपका 36, इसको पढ़ते हैं। और खंड आपका ई स्टार्ट हो गया, जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन आपके क्या है, खंड आपका नेक्स्ट खंड स्टार्ट हो गया। हर एक क्वेश्चन आपके 4 4 नंबर आपके, 4 4 नंबर वाले आपके हैं। ठीक है, तो 4 नंबर वाले मतलब कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, करो। तो हमारे 36 सिर्फ आपके 2 ही क्वेश्चन आपके आखिरी बच रहेंगे। यहाँ पे 38 तक क्वेश्चन है, मगर 2 ही क्वेश्चन है, क्योंकि 38 वाले जो क्वेश्चन आपका ना एग्जाम के अंदर आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये चैप्टर ही नहीं आ रहा है। तो 36 आपका क्वेश्चन आएगा, दी गई आकृति में एक बंद किया जा सकने वाला मेज दर्शाया गया है। मेज के पैर, ठीक है, मेज के पैर रेखाखंड ए बी, ठीक है, ए बी और सी डी द्वारा दर्शाए गए। ठीक है, सी डी द्वारा दर्शाए, सी डी और सी डी द्वारा दर्शाए गए हैं। और जो ओ पे मिलते हैं, जो क्या करते हैं, ओ पे मिलते हैं, यहाँ पे मिल लेंगे। पता कि हमने विकर्ण कर लिया, विकर्ण खींच दिया हमने, एसी विकर्ण हो गया। ठीक है, बीसी भी है, बीडी विकर्ण हो गया। वहां पे क्या मिलते हैं, किस पे आएंगे, प्रतिशत किस पे करते हैं, ओ पे। एसी और बीडी को मिलाएं, एसी और हमने क्या करा, एसी को बीडी को मिला दिया। यह मानते हुए कि मेज की ऊपरी भाग भूमि के समांतर है। ठीक है, अपने मेज के जो ऊपरी भाग है, ठीक है, ऊपरी भाग मतलब कि डीसी, ठीक है, भूमि के समांतर है, मतलब कि ए बी के क्या है, समांतर है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का हमारे को उत्तर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा क्या क्या जा रहा है, देखो। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है कि ए बी समांतर, इसका समांतर का साइन ये होता है। ठीक है, ए सी डी सी के बराबर है। ठीक है, और हमारा क्या आएगा, और हमारे को कहा जा रहा है कि ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ओ पे मिलते हैं। ए बी और सी डी किस पे मिलते हैं, हमारा ओ पे मिलते हैं। ये हमारे को दो दो चीज हमारे को दिया गया है। ठीक है, 2 चीज हमारे को दिया गया है। बस अब देखो क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे को। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये वाला हो गया एक, एक ये हो गया। ठीक है, सेम टू सेम ही है ना, इमेज हो गया और प्लस में इसका चित्र हो गया, दोनों दोनों क्या है, सेम टू सेम ही है। अब देखो, दो त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, यदि उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो। ठीक है, अब हमने प्रॉपर्टी, जब अपने 7 चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो अपने शुरुआत में ही आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपका आएगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन आपको, ये और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सा है, उसको भी समझा दूंगा। ठीक है, तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, सही बात है। ये दो त्रिभुज जब जाके समरूप होते हैं, जब उसके संगत कोण और असंगत भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, संगत कोण और असंगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, मतलब कि सारे सारे कोण बराबर होने चाहिए, और सारे सारे भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात आपका बराबर होना चाहिए, और कोण भी क्या होना चाहिए, आपके बराबर होने चाहिए। बस देखो, तो इसके आंसर को लाइन बाय लाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहले कहां से लिखोगे, आप क्या लिखोगे, बराबर लिखोगे, बराबर हो। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, तो क्या वह समरूप भी होंगे, दो त्रिभुज के आएंगे, सम सर्वांगसम है,
ठीक है, तो क्या वह समरूप भी होंगे? हाँ, सही बात आएगा। जब दो त्रिभुज हमारे क्या आएंगे, सर्वांग है, तो वह क्या रहेंगे, समरूप भी रहेंगे। समरूप का मतलब क्या होता है, दो त्रिभुज क्या हमारे क्या आएंगे, समरूप है। जैसे कि मैंने बोल दिया एक त्रिभुज इतना बड़ा है और एक त्रिभुज क्या मेरा इतना बड़ा है। ठीक है, अब वो हमारे क्या, आप वो लोग सोच रहे होंगे सर्वांग मतलब क्या होता है, सर्वांग समरांग सम हो गया। ठीक है, सर्वांग सम है तो समरूप है। ठीक है, समरूप का मतलब ही समझ लो, समरूप का सर्वांग सम मतलब सेम सेम रहता है। ठीक है, ये मेरा क्या समरूप का मतलब क्या होता है भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। बता कि लंबाई, भुजाओं तो लंबाई तो भाई बड़ी बड़ी तो रहेगी रहेगी। ये मान के चलिए ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, इसका क्या रहेगा आपका 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा। लंबाई तो कम रहेगी भुजाओं की, मगर अनुपात, मैं क्या बात कर रहा हूँ, रेशो की बात कर रहा हूँ, अनुपात। ठीक है, मैंने बोल दिया एक अनुपात क्या है, ये 2 है, 1:2 है। अभी दूसरा वाला क्या है आपका, मैंने बोला दूसरा वाला आपका 2 था, ये तीसरे वाला यहाँ पे क्या आएगा, 4 है। ऊपर नीचे काट दो, 1/2 आ गया, अनुपात क्या आ गया, सेम आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। अब देखो अगला, ये 3 है और 3 बटे यहाँ पे क्या आएगा, 6 है। एक ऊपर नीचे काट दिया, हमारे क्या आ गया, 1:2 आ गया। मतलब कि अनुपात क्या रहेगा, समरूप जितने भी त्रिभुज रहते हैं उनका भुजाओं का अनुपात क्या रहता है, समरूप समान रहता है प्लस में। और संगत कोण जो होता है ना, कोण सामने सामने वाले एक जैसे कोण जो क्या होते हैं वो भी बराबर होते हैं बस। ये होता है प्रॉपर्टी आपका, किसका प्रॉपर्टी होता है आपका, समरूप दो समरूप सर्वांग दो दो सर्वांग सर्वांग समरूप त्रिभुज के प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, दो त्रिभुज का सर्वांगसम है तो समरूप भी होंगे। हाँ, ठीक है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत कोण बराबर, ठीक है, होते हैं और संगत भुजाएं भी बराबर होते हैं। चूंकि बराबर भुजाएं समान अनुपात, ठीक है, चूंकि मैंने अभी बताया चूंकि समान भुजाएं समान अनुपात भी होते हैं, और इसीलिए सर्वांगसम त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। बस इतना लिखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से दिखा देता हूँ, आप लोग सोच रहे हो शायद मैं अपने आप से अपने हिसाब से बना के दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, देख लेना। चलो करते हैं। हमारे को क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज दी गई आकृति में दो अंत एकांतर युग्म के नाम लिखिए। अंत एकांतर युग्मों के हमारे को क्या लिखना है, नाम लिखना है। त्रिभुज ए, ठीक है, ओ ए बी, और त्रिभुज ये क्या है, त्रिभुज आपका ये सर्वांग का मतलब होता है। ठीक है, तो त्रिभुज ओसीडी में, ठीक है, सर्वांग का मतलब आपको अभी मैंने बता दिया, सारे सारे संगत भुजाएं क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। ठीक है, संगत भुजाएं सारे से बराबर रहेगी, प्लस में क्या रहेगा हमारा, सारे सारे भुजाएं क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो हमारे को पूछा क्या जा रहा है, हमारे को पूछा दो अंत एकांतर युग्मों, ठीक है, अंत एकांतर कोण बताना है हमारे को दो उसमें। ठीक है, अब देखो, तो अतः एक अंत एकांतर कोण वह कोण होते हैं, मैंने ऐसे ही थोड़ा सा लिख दिया डेफिनेशन के लिए। अंत एकांतर कोण वह कोण होते हैं जो तिर्यक रेखा के विपरीत पक्षों पर और दो दो रेखाओं समांतर या असमांतर के अंदर बनते हैं। ठीक है, अब बस इतना याद रखना, तिरक रेखा के विपरीत पक्षों पर, बस देखिए तिरक रेखा के विपरीत पक्षों पर। अब क्या है, अब आपको समझा देता हूँ। फिगर बना रखा है क्या, एक सेकंड रुक जाना। फिगर नहीं बना रखा है, आपको ऐसे ही समझाता हूँ, ये देखो, एक सेकंड रुक जाना। मिट को नहीं रहा यार ये। ठीक है, अब समझो। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, तिरक रेखा के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो ये देखो, तो ये हमारे तिरक रेखा मतलब क्या होता है, तिरक रेखा मतलब कि आप बोल सकते हो, विकर्ण भी बोल सकते हो। ठीक है, तिरछी रेखा, तिरक मतलब तिरछी रेखा, तो एसी तिरक तिरछी रेखा होगी, बीडी हमारे क्या तिरछी रेखा होगी। और तिरक रेखा के तिरछी रेखा के विपरीत मतलब कि ये है हमारा 3 है, तो ये हमारा विपरीत का मतलब ये एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पे एंगल होगा, और एक यहाँ पर है तो एक एंगल ये होगा। ठीक है, तो हमारे को बताना क्या था, अंत एकांतर कोण बताने थे। ठीक है, तो अंत एकांतर अभी मैंने आपको बताया कि आपको अभी मैंने बताया अंत एकांतर कोण क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के विपरीत पक्षों पर और तिर्यक रेखा के विपरीत पक्षों पर जो कोण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अंत एकांतर कोण कहते हैं। प्लस में दो समांतर रेखाओं समांतर या असमांतर के अंदर बनते हैं ये, बस। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, अंत एकांतर कोण वह कोण होते हैं जो तिर्यक रेखा के विपरीत पक्षों पर बनते हैं। अभी मैंने आपको समझा दिया था कि कौन कौन से कोण है। ठीक है, तो कोण एंगल ए बराबर, ठीक है, एंगल एक, एंगल बी, ठीक है, एंगल 3 है ये, और एंगल 2, एंगल 4, ये तिर्यक रेखा के विपरीत पक्षों पर बने आपके क्या अंत एकांतर कोण है। ठीक है, तो ये दो कोण भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा, और एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा। बस इतना लिखना था हमारे इसके अंदर में। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी का ही। ठीक है, हमारे को दर्शाना है कि अब देखो, यदि हमारे को दिया गया है इस वाले क्वेश्चन को देखते चलो।
यदि हमारे को दिया गया है कि ए ओ बटे ओ सी और बराबर है हमारा डी ओ बटे और ओ बी के 1/2 है, हमारे को डी सी दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो हमारे को बताना ए बी की लंबाई बताना। ठीक है, फिगर देखो आप। ठीक है, अब देखो फिगर से समझाता हूँ। फिगर से समझोगे बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। आप लोग सोच रहे होगे ना कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, नहीं मुश्किल नहीं है। अब देखो, पहले हमारे को दिया क्या गया है, हमारे को ये दिया गया है ए ओ। ए ओ कहाँ पर है हमारा, ये रहा ए ओ, ये रहा। और ओ सी, ए ओ सी बटे ओ सी, मतलब कि ये रहा, यहाँ पे हमारा सी है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, डी है। देख लो एक बार, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। ठीक है। सॉरी। तो हमारा ओ सी जो हैगा, ओ सी और ए और ओ सी के का अनुपात जो हैगा बराबर है हमारा डी ओ। ठीक है, डी और ओ बी के अनुपात के हमारे क्या आएगा, बराबर है। तो अनुपात क्या है, 1/2 है। और हमारे को डीसी दिया गया है कि ये हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमारे को ए बी की लंबाई अब हमसे पूछा गया है, बस उसको करेंगे कैसे, देखो। अब देखो, हमारे को दिया ये सब हैगा, हमारे को ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखो, त्रिभुज हम लेंगे ए ओ बी लेंगे और सी ओ डी लेंगे। ठीक है। अब हमारा त्रिभुज एंगल ए, ठीक है, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी हमारा बराबर है, क्योंकि सीसा भूमि कोण के बराबर है। ठीक है, देखो आप फिगर में समझाता हूँ, ए ओ बी कहाँ है, ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी और हमारा क्या आएगा, सी ओ डी। हमारे क्या आएंगे, दोनों एंगल हमारे क्या आएंगे, बराबर है सीसा भिमुख कोण से। सीसा भिमुख कोण का मतलब क्या होता है, आमने सामने का कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, आमने सामने का कोण, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, तो यहाँ पर ओ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ओ ही रहेगा। मान के चलो यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर भी जीरो रहेगा। सीसा भिमुख कोण का मतलब आमने सामने के कोण। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, हमारे बराबर हो गए। ठीक है, अब ये हमारे क्या हो गया, बराबर हो गया। अब और हमें दिया है कि ये भुजा के क्या का अनुपात क्या है, समान है। ठीक है, तो हम अतः अब हम इसको क्या करेंगे ना, दोनों त्रिभुज को, जो हमारे को त्रिभुज दिया गया है, ये हमारा त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को ना हम ना क्या कर देंगे, सर्वांग सिद्ध कर देंगे। ठीक है, सर्वांग सिद्ध करने से, सर्वांग सिद्ध करने के लिए से और समरूप, सर्वांग और समरूप दोनों ही सेम है। ठीक है, दोनों ही सेम वर्ड समझ लो। ठीक है, समरूप हम दोनों को इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को दोनों को समरूप सिद्ध कर देंगे ना, तो समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी हमें पता ही है, सारे सारे भुजाएं क्या रहते हैं, भुजाओं का अनुपात बराबर रहता है और सारे के सारे कोण बराबर रहते हैं। ठीक है, तो बस तो इसी से हम इसको सारे, देखो अब आगे कैसे कैसे होगा। तो अतः ऐसे एस, मतलब कि एक एंगल आ गया, एंगल ये वाला, और दो भुजा हमारे को दिया गया है, तो ऐसे एस भुजा कोण, दो भुजा हो गया और एक कोण हो गया, भुजा कोण भुजा समरूप। समरूपता कटौती से ये त्रिभुज क्या आएंगे, समरूप है। बस हमने सिद्ध कर दिया यहाँ तक। अब आप तक देखो, अब आपका फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप आपका ये है। तो सेकंड, अब इसलिए क्या होगा, हमारा समरूप हो गया, तो हमारे सारे सारे भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ए हो, अब देखो त्रिभुज में समझा देता हूँ। ठीक है, ए ओ, ठीक है, ए ओ और ओ सी। ठीक है, ए ओ और ओ सी बटे जो हमारा था ए ओ ओ सी। ठीक है, ए ओ बटे ओ सी। ठीक है, बराबर था हमारा किसके, हमारा डी ओ ओ बी के बराबर था। तो हमारा अब जो नेक्स्ट वाली भुजा भी हमारा पास डी सी। ठीक है, ए बी बटे डी सी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका भी अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए बी, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस अब देखो क्या होगा, क्योंकि डैश और डैश क्या है, समरूप है। ठीक है, तो इसका सारे के सारे भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, अब तीसरा स्टेप आप करना है हमारे को। तो हमारे को ये बराबर हमारे को क्या कितना दिया गया था, 1/2 दिया गया था, है ना, 1/2। तो इसकी जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम 1/2 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखो इतनी जगह लिख सकते हैं। अब आप लोग देखे होंगे डीसी हमारे को क्वेश्चन में दिया गया था 4 सेंटीमीटर। तो हम डीसी की जगह पे 4 लिख दिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करे, इसको इससे करेंगे तो हमारे क्या आ गया, ए बी क्या निकल के आ गया, 2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। यहाँ पे डीसी हमारे को क्वेश्चन में पहले से दिया गया था, डीसी 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से निकल के आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, कुछ नहीं करना हैगा। ठीक है, बस आसान है। देखो अब करना कैसे कैसे है, समझा देता हूँ। चलो करते हैं। लाइब्रेरी भी, ठीक है, लाइब्रेरी हमें किताबों, ठीक है, किताबों से दोस्ती करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, और कई संगठनों ने लाइब्रेरियों के माध्यम से समाज में पढ़ने की आदत का विकास करने की शुरुआत की है। ऐसी ही एक लाइब्रेरी में पहले दिन, ठीक है, पहले 3 दिन के लिए नियत भाड़ा, जो भी भाड़ा हैगा, किराया है, प्रत्येक, ठीक है,
नियत भाड़ा पहले 3 दिन के लिए क्या है, नियत भाड़ा मतलब कि फिक्स हैगा, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त 3 से जो अधिक दिन लगेगा, 3 से जो आपका अतिरिक्त दिन लगेगा, अधिक दिन लगेगा, एक्स्ट्रा दिन लगेगा के लिए अतिरिक्त भाड़ा है, ठीक है। 3 दिन के लिए मान के चलो 10 रुपए है, ठीक है। और इससे चौथा दिन लग जाएगा ना भाई, तो चौथा हर एक दिन के लिए जो भी है ना कुछ आपका अलग अलग लगते जाएगा, ठीक है। मतलब कि हर एक दिन का अब फिक्स है, 3 दिन के लिए फिक्स हैगा, इससे आगे 4 5 6 7 दिन जो होगा उसके अलग एक दिन के लिए, उससे जो 3 दिन से आगे एक दिन के लिए आपका अलग अलग आपका लगेगा, जो भी लगेगा भाड़ा, ठीक है। अतिरिक्त भाड़ा लगेगा बस, ठीक है। 3 दिन तक 10 रुपए ही लगेंगे भाई, उससे जो आगे बचे, उससे जो आगे जितने भी दिन होते जाएंगे उसमें आपका हर दिन के आपका 6 मान के चले 6 रुपए लग रहा है, तो इसके अगले दिन के 6 6, तो आपके टोटल कितने, 3 दिन यहाँ हो गया और 3 दिन ही आपका यहाँ हो गया, टोटल आपका 6 दिन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखो, एक किताब को 8 दिन तक रखने पर रोहन 55 रुपए देता है, ठीक है। 8 दिन तक रखा, 55 रुपए दिया। जबकि एक किताब को 10 दिन तक पूजा रखने के लिए, ठीक है, पूजा रखने के लिए 67 67 रुपए देती है। मान लीजिए कि पहले 3 दिन का किराया क्या आ गया, एक्स है, तथा अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए अतिरिक्त भाड़ा क्या है, क्या हमारा वाई है, हमारे को खुद से मानने के लिए दिया जा रहा है बस। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे से पूछा जा रहा है, उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा जा रहा है, सोहन द्वारा दी गई रकम को रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है। रैखिक समीकरण के रूप में मतलब समझते हो ना, रैखिक समीकरण मतलब कि हमारे को समीकरण के रैखिक हटा दो, समीकरण के रूप में लिखना है बस। जैसे कि आपको पता ही होगा ना, एक्स प्लस वाई प्लस में क्या हमारा है, 0 है, ये सब ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। और हमारा दूसरा वाला हमारा है, पूजा द्वारा दी गई रकम को भी रैखिक समीकरण में लिखना है, ठीक है। और तीसरे हमारे को बताया नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा प्रतिदिन के लिए ज्ञात करना है। फिर हमारे को इक्वेशन निकाल करके, समीकरण निकाल के, फिर हमारे नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा निकालना है। फिर 12 दिन के लिए 12 दिन, ठीक है, एक किताब 12 दिनों तक रखने पर कितनी रकम देना होगा वो हमारे को निकालना है। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझते चलो। बस हमारे को पहला जो होना चाहिए, हमारे को या समीकरण बना देना चाहिए, ठीक है। देखो पहला हमारा आएगा, सोहन द्वारा दी गई रकम को रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो नियत भाड़ा हमारा कितना एक्स है और अतिरिक्त भाड़ा क्या हमारा वाई है, ठीक है। नियत भाड़ा हो गया, अतिरिक्त भाड़ा हो गया। तो सोहन 8 दिन के लिए 55 रुपए देता हैगा, ठीक है। तो हमारा नियत भाड़ा क्या होगा, एक्स हो गया। और हमारा 5 गुने कुछ ना कुछ हमारा हमारा और बाकी दिन कितने बच गए, 3 दिन तो हमारा यहाँ पर हो गया, 3 दिन तो हमारा यहाँ पर हो गया। 3 दिन के लिए हमने क्या लिखना है, हमारे को एक्स लिखना है बस, ठीक है। अब हमारे जो 5 दिन, अगला जो हमारा 5 दिन है ना, ठीक है, अगले और अतिरिक्त दिन के लिए हमारे को लिखना है क्या, वाई लिखना है, ठीक है। तो अतिरिक्त की दिन कितना हो गया आपका, अतिरिक्त दिन आपका कितना हो गया, आपका 5 दिन हुआ ना अतिरिक्त, ठीक है। जितना अतिरिक्त रहेगा उसको 5 लिखना पड़ेगा आपको। और 3 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक्स ही लिखोगे, इसके आगे 3 नहीं लगाओगे, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। तो बराबर हमारा कितना देना पड़ गया, हमारे को 55 देना पड़ गया, ठीक है। तो इक्वेशन ये है, इक्वेशन कैसे आ गया आपका, एक्स प्लस में फाइव, ठीक है, 5 बाई बराबर में क्या, 55। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा देख लो। दूसरा इक्वेशन 3 दिन के लिए एक्स ही लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। 10 दिन के लिए लिया था पूजा ने, ठीक है। तो हमारा बच गया 3, तो 10 में से 3 गया, 7 बच गया। तो 7 दिन के लिए हमारा क्या लगेगा, वाई मतलब अतिरिक्त किराया लगेगा। उसने कितना दिया किराया अपना, 67 67 रुपए दिया, ठीक है। तो बस, तो इसका इक्वेशन भी क्या बन गया, ठीक है, एक्स प्लस में 7 वाई इक्वल क्या आएगा, 67, ठीक है। अब हमारा तीसरा स्टेप, हम तीसरा हमारे को निकालना था, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा हमारे प्रतिदिन के लिए ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो पहला समीकरण हमारा ये वाला बन गया, दूसरा समीकरण हमारा ये वाला बन गया, ठीक है। अब का समीकरण दो से, ठीक है, दो में से एक को घटाने पर, अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण दो में से एक को हम घटा दे रहे हैं, दो में से एक को घटा रहे हैं बस, ठीक है। तो समीकरण हमारा ये है, पहला दूसरा हमारा ये है, पहला हमारा ये है। अब हमारे घटाने का मतलब क्या आएगा, सारे के सारे एक्स एक्स वाले संख्या को, सारे सारे संख्या को एक साइड ले आओ और बस जीरो को बराबर में कर दो। सारे संख्या को, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली संख्या को, सारी संख्या को, ये तो यहीं का यहीं पे ही है, ऐसे कैसे ही है, इस वाली संख्या को मैं इधर की साइड में ले आ रहा हूँ, इसके इक्वल की साइड इधर की साइड ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो जितनी भी संख्या क्या रहेगी, सारी सारी संख्या क्या हो जाएगी, अपना प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस का था, माइनस का हो गया। यहाँ पे 5 प्लस का था तो माइनस का हो गया। यहाँ पे 55 आपका माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का हो गया बस। अब देखो आपका क्या है, x में से x चला गया, 7y में से आपका 5y जाएगा, 2y बच गया। 67 में से आपका 55 जाएगा, आपका 12 बचेगा। और y की वैल्यू क्या आ गया आपका, यहाँ पे इसको इक्वल के इधर में ले जाएंगे, 12 होगा। अब दो को यहाँ पे गुने में, तो इसको बट्टे में भेज देंगे, इसको ऊपर नीचे काटेंगे तो हमारा y की वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया।
मतलब कि अतिरिक्त भाड़ा क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अब ना y की वैल्यू को ना समीकरण एक किसी भी समीकरण में रख दो, किसी पहले में रखना पहले में रख दो, दूसरे में रखना दूसरे में रख दो। तो पहले में ही चलो मैंने रख दिया, तो यहाँ पर y की जगह पे y की वैल्यू रख दिया, 5 या 30 हो गया। अब 30 में से अब इधर को इधर लेके जाएंगे तो अपना क्या हो जाएगा, घटाना पड़ेगा। तो 55 में से 30 गया, हमारा क्या बच गया, हमारा 55 क्या बच गया, हमारा 25 बच गया। तो हमारा जो हैगा नियत भाड़ा कितना आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारा, कितना आ गया हमारा 25 आ गया, और अतिरिक्त भाड़ा हमारा कितना आ गया 6 रुपए आ गया। ठीक है, मतलब कि अतिरिक्त भाड़ा जितना दिन भरते जाएगा उसको 6 रुपए के हिसाब से हमारे का हर दिन का किराया हमारे को लगेगा। ठीक है, तो हमारे को इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन था हमारे को बताना था 12 दिन के लिए जो हम किताब ले रहे हैं। ठीक है, उसके लिए कितना रकम हमारे को देना पड़ेगा। 3 दिन के लिए 25 रुपए फिक्स है, बाकी दिनों के लिए 6 रुपए प्रत्येक दिन। ठीक है, तो हमारा है ये रहा। ठीक है, तो 3 दिन के लिए ये रहा, और हमारा बच गया 9 दिन यहाँ है। ठीक है, तो 6 गुने हम क्या लिखेंगे, ठीक है 6 गुने 9 लिखेंगे। ठीक है, 6 गुने 9 मतलब कि 9 दिन हमारा एक्स्ट्रा होगा, और 6 से हमें इसको पैसे निकालने के लिए 6 से हमारे को गुना करना पड़ेगा। तो 25 और 54 कितना हो गया हमारा 79 हमारा हो गया। तो डेट्स इट, यहाँ तक हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, तो हमने इस क्लास के अंदर में टोटल 3 ही क्वेश्चन करे। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको इतना बढ़िया तरीके से समझा दिया है कि आपको कोई डाउट होगा ही नहीं। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, आपको मैं कमेंट्स के अंदर मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ तक बने रहे हो। ठीक है, वीडियो को पूरा देख लिया जाएगा, और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे वीडियो के फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट और सेकंड और फर्स्ट पार्ट चारों पार्ट को जरूर देखो। पिछले वाले सारे के सारे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 80 में से 80 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे भाई। 80 में से 80 मार्क्स पूरे पक्के करने हैं, तो हमारे चारों के पांचों पार्टों को, एक पार्ट तो देख ही लिया आपने, चारों के चारों पिछले वाले चारों के चारों पार्टों को देख लो। आपके 80 में से 80 मार्क्स कोई भी रोक नहीं सकता आएगा। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा, आपके सामने में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे उसको बस। ठीक है भाई, तो इसको करने के लिए सर क्या करना पड़ेगा, हमारे सारे के सारे पार्ट्स को देख लो हमारे, और लास्ट में आपको 2 काम करना होता है, शुरुआत में भी 2 काम करना होता है। नहीं करे हो अभी कर लेना, क्योंकि आपके लिए देख रहे हो आपसे स्टूडेंट, मैं आपको कितना मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो करा रहा हूँ। इसलिए आपसे स्टूडेंट को 2 काम करना है। 2 काम ये है, पहला काम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना है, ताकि आपको जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है, वीडियो बनाऊं तो आपको क्या हो, आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, और आपकी तैयारी एकदम बूस्ट हो जाए, बढ़िया हो जाए। आपका बोर्ड फाइनल बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके 80 पूरे 100 में से 100 मार्क्स पूरे पक्के हो जाए आपके। ठीक है भाई, तो इसलिए और दूसरा आपको इस वाले वीडियो को लाइक करना, जितने ज्यादा आप लाइक करोगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा, और आपके लिए मैं बढ़िया से बढ़िया आपके लिए वीडियो बना बना करके मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना बना कर आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट और शानदार एकदम जबरदस्त वीडियो के साथ में हम जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद जय भारत।